नमस्कार। ज्ञान और प्रेरणा की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जिसने सच में लाखों युवाओं के मन में एक ज्वाला जलाई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी किताब इग्नाइटेड माइंड्स पर। और इस किताब की गहराई में उतरते हुए आज हमारा पूरा ध्यान इसके दूसरे अध्याय पर रहेगा, जिसका शीर्षक ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है, गिव अस अ रोल मॉडल। यानी हमें एक रोल मॉडल दो। ये शीर्षक एक मांग भी है और एक सवाल भी, है ना? बिल्कुल, ये वो आवाज है जो शायद भारत के हर युवा के मन से निकलती है कि हम प्रेरणा के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसकी तरफ देखें। डॉक्टर कलाम ने इस अध्याय में इसी सवाल की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है। तो चलिए इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं। अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत दमदार विचार से होती है। महात्मा गांधी का एक कोट है। हाँ, इंसान अक्सर वही बन जाता है जो वो खुद के बारे में मानता है। बिल्कुल। अगर मुझे ये यकीन हो जाए कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, तो ये सोच ही मुझे लिटरली इनकेपेबल बना देती है। सही बात है। पर अगर मैं मान लूं कि मैं कर सकता हूं, तो मुझ में वो काबिलियत आ ही जाती है, भले ही शुरू में वो ना हो। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। हाँ, डॉक्टर कलाम इसी विचार को राष्ट्र के स्तर पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने हमेशा अपनी कीमत इस बात से तय की है कि मैंने क्या योगदान दिया, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहा। और यही बात वो युवाओं से कहते हैं। जी, जब तक हम खुद को एक विकसित भारत का नागरिक बनने के लायक नहीं समझेंगे, तब तक हम एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनेंगे कैसे? ये बात तो बहुत गहरी है। बदलाव पहले सोच में आना चाहिए। उन्होंने G8 जैसे विकसित देशों का उदाहरण भी दिया है। हाँ, कि ये कोई रातों रात अमीर नहीं बन गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक सच है। उन देशों के लोगों ने पीढ़ियों तक इस बात पर यकीन किया कि उन्हें एक मजबूत और समृद्ध देश में रहना है। उनकी जो कलेक्टिव एस्पिरेशन थी, हाँ, जो सामूहिक इच्छा शक्ति थी, वही हकीकत में बदली। जब एक समाज बड़े पैमाने पर एक लक्ष्य तय करता है, तो वहाँ की नीतियाँ, शिक्षा, मेहनत सब कुछ उसी दिशा में लग जाता है। लेकिन यहीं पे एक दुविधा भी आती है जिस पे डॉक्टर कलाम बात करते हैं, खासकर हमारे देश में, कि अगर हम ज्यादा भौतिक चीजों की, पैसे की, समृद्धि की इच्छा रखते हैं, तो क्या हम आध्यात्मिक नहीं हैं? हाँ, कि क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ हैं? एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा मानसिक द्वंद्व है जिसे डॉक्टर कलाम तोड़ना चाहते हैं। वो साफ कहते हैं कि समृद्धि और आध्यात्मिकता, यानी अबंडेंस और स्पिरिचुअलिटी, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने प्रकृति का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। बहुत ही सुंदर। कहते हैं कि जब प्रकृति देती है तो कोई कमी नहीं रखती। एक बाग में हजारों फूल खिलते हैं, आसमान में अनगिनत तारे हैं। ब्रह्मांड अनंत है, प्रकृति कंजूसी नहीं करती। तो इसका मतलब है कि भौतिक चीजों की इच्छा रखना कोई पाप नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बहुत बारीक फर्क है जिसे समझना जरूरी है। महात्मा गांधी की तरह कम से कम जरूरतों में जीना ये एक चुनाव का विषय है। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। वो उनकी महानता थी। लेकिन मजबूरी में मिली गरीबी और त्याग को एक गुण मान लेना, ये बिल्कुल अलग बात है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि युवाओं को एक अच्छे, समृद्ध और आरामदायक जीवन का सपना देखने का पूरा हक है। तो संदेश साफ है, बड़े सपने देखो, एक बेहतर जिंदगी का सपना देखो और उसे पाने के लिए मेहनत करो। और इसी साफ सोच के साथ डॉक्टर कलाम पूरे भारत के युवाओं से मिले। वो सिर्फ भाषण नहीं देना चाहते थे, वो सुनना चाहते थे। और जब उन्होंने सुनना शुरू किया तो युवाओं के मन से ऐसे ऐसे सवाल निकले जिन्होंने इस अध्याय को असल जान दे दी। हाँ, उन्होंने देश भर में करीब 40,000 छात्रों से बात की थी। उनके सवाल सीधे थे, मासूम थे, लेकिन बहुत गहरे थे। चलिए कुछ सबसे दिलचस्प सवालों पर बात करते हैं। त्रिपुरा में एक छात्र ने उनसे सीधा सवाल पूछा, हमें रोल मॉडल कहाँ से मिलेगा? आज के दौर में तो ये सवाल और भी जरूरी हो गया है। हाँ, जहाँ हर कोई इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। सही बात है। और डॉक्टर कलाम का जवाब बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली था। उन्होंने कहा, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, मान लीजिए 15 साल की उम्र तक, तो आपके सबसे अच्छे रोल मॉडल होते हैं आपकी माँ, आपके पिता और आपके स्कूल के प्राइमरी टीचर। उन्होंने किसी सेलिब्रिटी या बड़े नेता का नाम नहीं लिया, उन्होंने अपनी जड़ों की बात की। हाँ, अपने जीवन से उदाहरण दिया। बताया कि कैसे उनके माता पिता बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन घर पर जो भी होता था वो हमेशा दूसरों के साथ बांटते थे। और उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर, हाँ, वो उनके घर आए और उनके पिता को मनाया कि इस बच्चे को आगे पढ़ने के लिए शहर भेजो। ये होते हैं असली रोल मॉडल,
जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। ये जिम्मेदारी सबसे पहले परिवार और शिक्षकों की है। बिल्कुल। लेकिन एक और गंभीर सवाल था जो एक बच्ची ने पूछा। हाँ, वो सवाल था आतंकवादी, टेररिस्ट्स कौन होते हैं? क्या वे हमारे देश के हैं? एक बच्चे के मन में ये सवाल आना ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। डॉक्टर कलाम भी ये सवाल सुनकर हैरान रह गए थे। उन्होंने इसका जवाब किसी राजनीतिक भाषण की तरह नहीं दिया। उन्होंने इसे हमारी पौराणिक कथाओं से जोड़ा। हाँ, उन्होंने कहा कि जैसे रामायण में राम और रावण के बीच युद्ध हुआ या महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई, वैसे ही समाज में अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। आतंकवाद उसी बुराई का एक रूप है। और उन्होंने इसका समाधान क्या बताया? समाधान है अपनी आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ। उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर एक दैवीय ज्योति होती है, अ डिवाइन स्पार्क। हमें उस ज्योति को जगाकर अपने अंदर और समाज की बुराई को कम करना है। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक जवाब था, वाकई। और एक और सवाल जो मुझे बहुत पसंद आया, वो तमिलनाडु के दिंडीगुल में एक छात्र ने पूछा था। आप हमेशा सपना देखने को कहते हैं, हमें बताइए सपना क्यों देखें? इस पर डॉक्टर कलाम का जवाब एक मंत्र जैसा था। उन्होंने बच्चों से दोहराने को कहा, सपना सपना सपना। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। ड्रीम ड्रीम ड्रीम। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। उनका लॉजिक बहुत सीधा था। अगर बड़े सपने नहीं होंगे तो बड़े क्रांतिकारी विचार कहाँ से आएंगे? और अगर विचार ही नहीं होंगे तो एक्शन क्या होगा? सब कुछ एक सपने से ही तो शुरू होता है। बिल्कुल। और वो जवाब तो कमाल का था जब एक बच्चे ने पूछा, दुनिया का पहला वैज्ञानिक कौन होगा? और उन्होंने कहा, बच्चा ही पहला वैज्ञानिक है। क्या शानदार नजरिया है। उनका तर्क था कि विज्ञान क्यों और कैसे जैसे सवालों से पैदा होता है। और बच्चे सवालों का खजाना होते हैं। उनकी जिज्ञासा ही असली वैज्ञानिक भावना है। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच भी है जिस पर हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इस पहले वैज्ञानिक की मदद करता है? यहाँ हम अक्सर सवाल पूछने पर उसे चुप कराकर उसकी वैज्ञानिक सोच ही खत्म कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर कलाम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जब असम में एक छात्र ने पूछा कि हम ब्रह्मपुत्र का पानी राजस्थान या तमिलनाडु क्यों नहीं ले जा सकते, तो बहुत खुश हुए। हाँ, उन्होंने कहा कि बड़े लोग अक्सर बाधाएं देखते हैं, सोचते हैं ये असंभव है, लेकिन बच्चों का दिमाग खुला होता है, वो समाधान खोजते हैं। उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ना भारत के युवाओं के लिए एक महान मिशन होना चाहिए। वो बच्चों के ऐसे इनोवेटिव विचारों को बहुत महत्व देते थे। इसी बातचीत में उन्होंने अपनी पसंदीदा किताबों का भी जिक्र किया। हाँ, कटक में एक छात्र के पूछने पर, और ये लिस्ट उनके पूरे व्यक्तित्व को दर्शाती है। पहली किताब थी मैन द अननोन। जी, डॉक्टर एलेक्सिस कैरल की। ये किताब मन और शरीर के जुड़ाव पर बात करती है कि इनका इलाज अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ होना चाहिए। एक वैज्ञानिक के लिए मन की बात करना, ये उनके होलिस्टिक अप्रोच को दिखाता है। दूसरी किताब कौन सी थी? दूसरी थी तिरुकुरल, जिसे तिरुवल्लुवर ने लिखा है। ये तमिल साहित्य का एक महान ग्रंथ है। हाँ, जो जीवन जीने के लिए एक बेहतरीन आचार संहिता, अ कोड ऑफ कंडक्ट देता है। तीसरी किताब प्रेरणा से जुड़ी थी, है ना? जी, लाइट फ्रॉम मेनी लैम्प्स, जिसे लिलियन आइचलर वॉटसन ने लिखा है। डॉक्टर कलाम ने कहा कि ये किताब पिछले 50 सालों से उनकी मार्गदर्शक रही है। और चौथी किताब थी पवित्र कुरान, जिसे उन्होंने अपना निरंतर साथी बताया। ये किताबों की लिस्ट वाकई बहुत दिलचस्प है। इसमें विज्ञान है, जीवन जीने की कला है, प्रेरणा है और अध्यात्म भी। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे ये डॉक्टर कलाम के पूरे व्यक्तित्व का ब्लूप्रिंट हो। और ये भी दिखाता है कि वो ज्ञान को किसी एक दायरे में नहीं बांधते थे। सही बात है। ये आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि सीखना कहीं से भी हो सकता है। और इन सभी सवालों में सबसे मार्मिक सवाल गुजरात के आणंद में पूछा गया। हाँ। एक बच्चे ने पूछा, हमारा दुश्मन कौन है? और इससे पहले कि डॉक्टर कलाम जवाब देते, एक दूसरी बच्ची स्नेहल ठक्कर खड़ी हुई और उसने जवाब दिया, गरीबी। पॉवर्टी इज आवर एनिमी। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि वो इस जवाब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये किताब उसी बच्ची स्नेहल ठक्कर को समर्पित की है। ये जवाब इसलिए इतना शक्तिशाली है ना? हाँ। क्योंकि ये दुश्मन को किसी देश या धर्म से हटाकर एक परिस्थिति पर केंद्रित करता है। एकदम सही। ये नफरत की जगह समाधान की मांग करता है। एक बच्चे के मुंह से ये सुनना असाधारण है। तो इस पूरे अध्याय की बातचीत को समेटने के लिए चलिए इसके मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। एक तरह से त्वरित पुनरीक्षण। हाँ, बिल्कुल करते हैं।
तो पहला और सबसे बुनियादी विचार था विश्वास की शक्ति। कि इंसान वही बनता है जो वो खुद के बारे में मानता है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सच है। हाँ, विकसित देश इसलिए विकसित है क्योंकि उनकी पीढ़ियों ने इस पर विश्वास किया और उस दिशा में काम किया। दूसरा, समृद्धि और आध्यात्मिकता में कोई टकराव नहीं है। बिल्कुल, मजबूरी में मिला त्याग कोई गुण नहीं है। तीसरा और सबसे अहम बिंदु, रोल मॉडल। शुरुआती सालों में ये जिम्मेदारी किसकी है? 15 साल की उम्र तक ये जिम्मेदारी माता पिता और स्कूल के शिक्षकों की है। और दुनिया का पहला वैज्ञानिक कौन है? हर बच्चा, क्योंकि उसकी जिज्ञासा ही विज्ञान की जननी है। हमारा दुश्मन कौन है? इस सवाल का सबसे असरदार जवाब क्या था? गरीबी, एक ऐसी समस्या जिसे हमें मिलकर हराना है। और सपनों की क्या अहमियत है? सपने ही विचारों को जन्म देते हैं और विचार एक्शन को। बिना सपनों के कोई महान काम शुरू ही नहीं हो सकता। डॉक्टर कलाम की 4 पसंदीदा किताबें। मैन द अननोन, तिरुकुरल, लाइट फ्रॉम मेनी लैम्प्स और पवित्र कुरान। और आतंकवाद पर उनका क्या नजरिया था? कि ये अच्छाई और बुराई की एक शाश्वत लड़ाई का हिस्सा है और इसका जवाब आध्यात्मिक जागृति में है। और क्या बच्चों के इनोवेटिव विचारों को गंभीरता से लेना चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि नदियों को जोड़ने वाले आइडिया से पता चलता है, उनके विचार क्रांतिकारी हो सकते हैं। और आखिरी सवाल, इस अध्याय का केंद्रीय संदेश क्या है? केंद्रीय संदेश यही है कि एक राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं के सपनों, उनकी सोच और उनके रोल मॉडल्स पर टिका है, और इन युवाओं को आकार देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता-पिता और शिक्षकों की है। तो कुल मिलाकर इस अध्याय का सार ये है कि एक राष्ट्र की असली दौलत उसकी युवा पीढ़ी है। बिल्कुल, उनकी विकास के लिए रोल मॉडल बहुत जरूरी हैं। शुरुआती जीवन में ये जिम्मेदारी माता-पिता और शिक्षकों की है, और बाद में राजनीति, विज्ञान, उद्योग जैसे हर क्षेत्र के गुणी और ईमानदार राष्ट्रीय नेताओं की। ये अध्याय हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि माता-पिता, शिक्षक और नेता तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन आज के दौर में जहां सोशल मीडिया और सूचनाओं का सैलाब है, एक युवा की खुद की क्या जिम्मेदारी बनती है? वो अपने रोल मॉडल को समझदारी से कैसे चुने? हाँ, जब हर कोई हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। ये एक विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। असली और नकली के बीच का फर्क पहचानना आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।